नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कल पहली बार अलग से पेश किए गए कृषि बजट में किसानों को क्या बूस्टर डोज दी गई। ऋषि मशरूम का उत्पादन करके कमाए अच्छा मुनाफा। कोरोना ने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, जिससे लोगों के कामकाज तो प्रभावित ही हुए, बल्कि बहुत से लोगों को अपनी आजीविका चलाना भी मुश्किल हो गया। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कल यानी 23 फरवरी को राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया और पूरे राज्य के लोगों की नजर इस बजट पर दिन भर टिकी रही। तो अलग से कृषि बजट में किसानों को क्या बूस्टर डोज दी गई, ये रिपोर्ट देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार 2022-23 के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया, जिस पर सभी लोगों की नजरें दिन भर टिकी रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके अनुमति से स्मृत किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसान भाइयों, कृषि बजट में मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं का पिटारा। तो इस कृषि बजट में क्या कुछ घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 85 लाख परिवार कृषि पर निर्भर करते हैं। हमारा उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ करने का ऐलान किया है। 2000 करोड़ की लागत से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन से 4 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा। अगले 2 साल में 50,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 3 लाख पशुपालक कृषकों को चारे के बीज उपलब्ध कराएंगे। संरक्षित खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी। राजस्थान संवर्धित खेती मिशन शुरू किया जाएगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए योजना शुरू। तारबंदी के लिए 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरू किया जाएगा। 7000 किसानों को कृषि संयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा। राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरू किया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट को 50% और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा। अगले 3 साल में 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान। अगले 2 साल में सभी बिजली कनेक्शन के आवेदन पूरे किए जाएंगे। कृषि बजट में दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए दूध पर अनुदान की राशि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करने की घोषणा की। राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा। गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलेगी। 5000 किसानों को प्याज भंडारण के लिए 44 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
राज्य में पहली बार अलग से पेश किए गए कृषि बजट में ऐसी तमाम घोषणाएं की गई। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में किसान कम समय और कम जगह में कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम बात करेंगे ऋषि मशरूम के बारे में। तो किसान इस मशरूम का उत्पादन कैसे करें, आइए जानते हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार से। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे मशरूम की बात करेंगे जिसमें काफ़ी औषधीय गुण रहता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसे ऋषि के नाम से जाना जाता है या गैनोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और काम शुरू करने से पहले मार्केट का भी आपको ध्यान रखना है। आपने अपने आसपास के और जगह पर इसके मार्केट को टैप करना है। जैसे आपको मार्केट मिल जाएगा तब जाके आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। ऋषि मशरूम, जिसे गैंड्रोमार के नाम से भी जाना जाता है, इसे वंडर मशरूम भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे खारा मशरूम है। ये लगभग 6 रंगों की होती है। ऋषि मशरूम का उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं, वे किस तरह से करें जिससे अच्छा मुनाफा मिल सके, वह इस प्रकार से है। खेती करने के लिए इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये कुछ पेड़ों का पैरासाइट भी है, कुछ पेड़ों को मार देता है। तो क्रॉप को जब फसल ले लेते हैं उसके बाद डिस्पोज करने से पहले बैगों को कमरे के अंदर ही ट्रीट करें, फॉर्मलिन से ट्रीट करें या ऐसी जगह पर इन जो बचे अवशेष है उसको जला दें ताकि ये बाहर ना फैल सकें और पेड़ों को नहीं मार सके। इसकी खेती आमतौर पर लकड़ी के बुरादे पे की जाती है, खासकर वो उन पेड़ों का बुरादा जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। और जैसे कि इसका जो पोषाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं उसको तैयार करने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1 क्विंटल आपने बुरादा लिया लकड़ी का, उसमें 20% चोकर, 1% कैल्शियम कार्बोनेट और 0.5% जिप्सम मिला देते हैं। पहले तो सबस्ट्रेट को जो बुरादा है उसको अच्छी तरीके से भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जो बाकी मटेरियल है उसको अच्छी तरह से मिलाकर 1.5 से 2 kg सबस्ट्रेट जो पोषाधार है पीपी बैग में भरते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट भरते हैं तो इसमें ऑटोक्लेव की दिक्कत आएगी, इसमें स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और उसके बाद जब ऑटोक्लेव करेंगे, जब बैग ठंडे हो जाएंगे तो उसमें इसकी बिजाई की जाती है 3% के हिसाब से, क्योंकि इसमें टॉप लेयर से पानी की संभव हो पाता है। तो नॉर्मली एक बैग में 30 से 35 ग्राम बीज डालते हैं हम लोग। और बीज डालने के बाद इसको 24-25 डिग्री पर रखते हैं बीज फैलने के लिए। लगभग 40 से 45 दिन में इसमें बीज पूरी तरह से फैल जाता है। और जैसे ही बीज फैल जाएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग ऊपर से काट देते हैं और
कमरे का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे में नमी 80 से 85% रखते हैं और 10 से 12 घंटे के लिए लगभग 1000 लक्स लाइट इसको देना पड़ता है। तो ये कंडीशन देने के 5-7 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे पिन हेड्स बनने शुरू हो गए, जो आगे 5 से 7 दिन में आपके जो पूरी तरह मैच्योर हो जाएगी फ्रूट बॉडीज। इस तरीके से आप लगभग 6 महीने तक 4 फ्लश ले सकते हैं और 45 से 50% इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है। इस मशरूम को सुखाकर आप अच्छे पेट जार्स में स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही मार्केट मिले या दूसरे फॉर्म में इसको मार्केट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मशरूम औषधि गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसीलिए आप बाजार मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन करके उत्पादन करते हैं तो आपको इसका बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, जिससे मुनाफा अधिक होगा। जहाँ तक इसकी रेट की बात है मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ DMR में इसका सरकारी रेट 5000 रुपये प्रति किलो है, लेकिन बाहर में पहले 8 से 9000 रुपये प्रति किलो बेचते थे। लेकिन अब वो लोग एक ही फ्रूट बॉडी, एक ही मशरूम लगभग 4 से 5 इंच डाया का 150 से 200 रुपये में बेचते हैं। और इसके भी कई किस्में हैं, लगभग 250 प्रजातियाँ हैं इसकी। लेकिन जो रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का आएगा उसकी मांग मार्केट में ज़्यादा है। तो ये आपको देखना है कि आपने कौन सी प्रजाति का चयन करना है ताकि उसका मार्केट में आसानी से खपत हो सके। हमारे प्रदेश के जो किसान दाने के लिए धनिया की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी पुष्पन और दाने बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जिससे कि आगे चलकर अच्छी उपज की प्राप्ति हो सके। तो आप धनिया की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रजापति। और आज जो है हम धनिये में जो बीज उत्पादन प्रोग्राम होता है, हम कैसे बीज को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम समसामयिक के रूप में जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनिये का जो फसल है बीज उत्पादन के लिए ठंडी के मौसम में उगाई जाती है और शुरुआती दिनों में जो है पौधे की बढ़वार के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो होता है ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। परंतु जब हम बीज उत्पादन के लिए काम करते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना जो होता है, जब पुष्प और दाने बनते हैं, उस समय जो होता है मौसम जो होता है शुष्क होना चाहिए और थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है जो पुष्प और दाने बनने के समय जो होते हैं क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए, जिसके कारण जो होता है कीट और बीमारियां का प्रकोप जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण जो होता है हमारे बीज उत्पादन में जो है कमी आ जाती है। अब जो है हम सिंचाई के बारे में आपको बताना चाहेंगे। किसान मित्रों, जो धनिये की फसल होती है, निश्चित रूप से जो सिंचाई होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी धनिये की फसल किस जलवायु में उगाई गई है, वहाँ की भूमि किस प्रकार की, हल्की भूमि है या भारी भूमि है, धनिये की किस्म कैसी है, कम अवधि की है या अधिक अवधि की है। तो सामान्यतः जो होता है अगर धनिये की फसल जो होती है भारी भूमि में अगर उगाई जाती है तो 3 से 4 जो है हमें सिंचाई करनी होती है और अगर हल्की भूमि में उगाई गई है तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस सिंचाई को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि पहली सिंचाई जो है हम 30 दिनों में करें, उसके बाद 60 दिनों में करें, फिर 80 दिनों में करें और फिर 100 दिनों में अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, धनिया की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अब हम किसान मित्रों जो है कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे क्षेत्र में जो है अभी कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो धनिये में जो मुख्य रूप से जो है एफिड कीट जो होता है, माहू जो होता है, जिसको हम रस चूसक कीट भी बोलते हैं, ये बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। इस कीट में आप देखेंगे कि जो निम्फ और प्रौढ़ कीट होते हैं, है ना, वो जो होती हैं
पत्तियां जो होती है, पुष्प होते हैं और जो फली होती है उसके रस को चूसते रहते हैं। और मुख्य रूप से ये पुष्प कलिका पे इसका प्रभाव अटैक जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। और उसके कारण क्या होता है, जब पुष्प जो होते पूरी तरीके से खुल नहीं पाते हैं, इसके अलावा दाने जो है पूरे भर नहीं पाते हैं। और आप देखेंगे कि पुष्प कलिका पे इतना ज़्यादा इनका अटैक होता है कि उसमें हनी ड्यू जो होता है सिक्रीशन होता है, जिसके कारण दूसरे अन्य जो हानिकारक कवक होते हैं उस पर बढ़वार कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और इसके कारण जो है उत्पादकता में निश्चित रूप से कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है किसान मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जो है जैविक अगर संभव है तो जैसे नीम का तेल होता है 2% की दर से हमें छिड़काव करना होता है, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है उसका 5% की दर से छिड़काव करना होता है, या अगर घर में संभव हो तो जैविक चीज़ें जैसे निम्नास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, तो इनकी जो होती 2 लीटर जो है 100 लीटर पानी में घोलकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो कम लागत में हम निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो रासायनिक कीटनाशकों में जैसे कि इमिडाक्लोपिड आता है, अगर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीमारियों के रूप में अगर मैं आपको बात करूँ तो धनिया में जो है मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी धनिया की फसल में देखने में आती है पाउडरी मिल्ड्यू। यह बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि आपके खेतों में जो होगा पत्ती होंगी, पत्ती के डंठल होंगे, पुष्प होंगे, पुष्प कलिकाएँ होती, फल इस पे जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। यह निश्चित रूप से जो होता है जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय आपको जो है किसान मित्रों संभव हो तो घुलनशील सल्फर की जो होती 2 ग्राम मात्रा को जो है आप प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव करें, या सल्फर डस्ट जो होता है 30 mm का जो सीव होता है उससे छानकर जो होता है 10 kg प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है, या मिथाइल डाइनोकैप जो होता है फंजीसाइड जो होता है जिसकी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 0.1% की दर से आपको छिड़काव करना है। और निश्चित रूप से अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर किसान मित्र आपके द्वारा अपनाई जाती है तो हमें अधिक से अधिक बीज उत्पादन धनिया में प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्ण अनुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28.0 से 32.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10.0 से 13.0 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पूर्वी दिशा से हल्की से मध्य गति की हवाएं चलने की संभावना है। यदि गेहूं की अगेती फसल में पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखाएं धारियों के रूप में दिखाई देवे
इसके नियंत्रण हेतु प्रोपिकोनोजल 25 EC का 1 मिलीलीटर पानी की दर से बनाकर छिड़काव करें। सरसों में यदि फसल की तीसरी सिंचाई की आवश्यकता हो तो बुआई के 90 से 100 दिन बाद फलियों में दाना बनते समय देवें। गेहूं की फसल में दीमक का अत्यधिक प्रकोप होने पर क्लोरोफोरिफोस 20 EC 1 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 125 मिली प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। सरसों फसल बुआई के 50 से 60 दिन बाद सफेद रोली रोग आने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा रोग के प्रथम लक्षण दिखाई देने पर मेटालिकस 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। चने की फसल में कसिये से एक बार निराई गुड़ाई करें। चने में खड़ी फसल में दीमक लगने पर क्लोरोफाइरिफोस 20 EC 1 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी के साथ देवें, जो कि खड़ी फसल में दीमक के रोकथाम के लिए क्लोरोफाइरिफोस 20 EC 1 लीटर प्रति बीघा दें। किसान भाई गन्ने की फसल की कटाई शुरू कर देवें। फसल की कटाई करते समय ध्यान रखें कि कटाई जमीन से सटाकर तेज धार वाले हंसिये को तिरछे रखते हुए करें ताकि गन्ना नीचे से फटे नहीं। फल तुराई के बाद में बाग की साफ सफाई करके जुताई कर दें तथा पेड़ों में कटाई छटाई करके गुल्ले, सूखी एवं बड़ी हुई टहनियों को काट देवें। कटाई के बाद मिक्सचर का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लालगढ़, जिला श्री गंगानगर के कृषक प्रहलाद मीणा ने। आप आलू की फसल में मोजैक रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रहलाद मीणा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई जोहार। आलू का मोजैक रोग आलू में लगने वाले प्रमुख रोगों में से एक है। ये एक विषाणु द्वारा होता है। ये पोटी वायरस ग्रुप का है, जिसमें कि पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस ए एंड पोटैटो वायरस वाई, ये 3 हैं जब मिल करके इस रोग को और अधिक बना देते हैं। और इसमें जब ये तीनों वायरस होते हैं तो संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। इस सब तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और इससे जो है 15 से 20% जो है यील्ड में, उपज में कमी आती है। तो इसके लिए किसान भाई क्या है कि आपको चाहिए कि आप अपने खेत का चुनाव जो करते हैं वैसे जगह कीजिए जहाँ पर कि ये बीमारी ना आया हो। दूसरा करना है कि सर्टिफाइड सीड का ही उपयोग करिए, क्योंकि ये वायरस जो है वो खर पतवार पे, दूसरे वीड पे भी फैलते हैं। तो क्लीन कल्टीवेशन और सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखिए इस तरह से। और ये जो है सो मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी इसका होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन माने इम्प्लीमेंट्स हैं, खुरपी वगैरह जो हैं, उससे अगर संक्रमित खुरपी से काटते हैं तो और फिर स्वस्थ ट्यूबर को काट के फिर लगाते हैं तो उससे भी इसका फैलाव होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन यही हुआ और इसीलिए उस संक्रमण से बचाने के लिए है कि थोड़ा सावधानी बरतना है। और अगर आपका संक्रमण हो जाता है तो वायरस के साथ, जैसा कि अमूमन ज्ञात है कि हम जो आपके संक्रमित पौधे हैं उसको उखाड़ करके जला देते हैं। किसी में देखा गया कि एफिड भी कभी वाहक हो सकता है, इसकी मात्रा कम होती है, तो उसके लिए आप एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं एफिड कंट्रोल के लिए, वेक्टर कंट्रोल के लिए। और वो दवा है डाइमेथोएट। वो दवा या मेटासिस्टॉक्स 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करिएगा तो वेक्टर का कंट्रोल हो जाता है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।